हेलो गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ आई एम योर मिमी फ़ोन। नाम काफ़ी यूनिक है ना, ड्रामा भी काफ़ी यूनिक है। जब से मैंने ड्रामा एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है तो मैं आपको रूड एरोगेंट पर्सन की लव स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा चेंज लाता है, इसीलिए मैंने ये ड्रामा सेलेक्ट किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आपको इसका पार्ट 1 अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक छोटी सी बच्ची का रूम दिखाया जाता है जहां से आवाज़ें आ रही होती है कि ज़ियाओमी, आज तुम पूरी 9 साल की हो चुकी हो, आज तुम्हारा 9th बर्थडे है और तुम जो कुछ भी विश करना चाहती हो कर सकती हो। और फिर जो छोटी लड़की होती है जिसका नाम ज़ियाओमी होता है वो विश करती है कि मुझे लाइफ टाइम के लिए एक ऐसा फ्रेंड चाहिए जो मुझे कभी छोड़ कर ना जाए। उसकी मॉम उसे गिफ्ट में एक सेलफोन देती है जिसे देखकर ज़ियाओमी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये उसका पहला स्मार्टफोन था और जैसे हम अपना नया फ़ोन मिलने पर खुश हो जाते हैं वैसे वो भी खुश हो गई थी। लेकिन जैसे वो अपना फ़ोन ऑन करती है तो उसके सामने एक बहुत ही हैंडसम बंदा होता है और ये एक चलता फिरता स्मार्टफोन है। इसका नाम है R9। और जब याओमी R9 को देखती है तो वो एकदम शॉक हो जाती है। आफ्टर ऑल वो इतनी छोटी सी बच्ची है और कोई भी R9 को अचानक दिखता तो ऑब्वियसली शॉक हो जाता। फिर याओमी की मॉम उसके पास आती है और R9 से कहती है कि अब ना मैं अपनी बेटी को तुम्हारे सेफ हाथों में छोड़ सकती हूँ, और ज़ियाओमी को भी समझाती है कि ये तुम्हारा ऐसा फ्रेंड है जो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और ना R9 ज़ियाओमी के बारे में पूरा एनालाइज करने लगता है, उसकी एज, बर्थ डेट और उसकी फ़ोटो तक क्लिक कर लेता है। लेकिन ज़ियाओमी तो उसे चढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। बेचारा R9 कुछ भी समझ में नहीं आता उसे कि क्या हुआ क्या नहीं, और वो बस यूँ ही मुस्कुरा कर रह जाता है। कहना पड़ेगा बंदा बहुत ज़्यादा स्वीट है। रात के टाइम पे R9 ज़ियाओमी की पूरी फ़ोटोज़ को एनालाइज करता है, उसकी रूम को एनालाइज करता है, उसकी बुक्स, उसके पिक्चर्स, उसकी मॉम की पिक्चर्स, सब कुछ एनालाइज करता है। रात के टाइम पे ज़ियाओमी मतलब R9 से पूछती है कि भाई साहब आपका नाम क्या है, जिस पर R9 कहता है कि मेरा नाम R9 है। जिस पर ज़ियाओमी कहता है R9 ये कोई नाम होता है क्या, जिस पर R9 कहता है कि देखो मैं एक फ़ोन का मॉडल हूँ, मेरा नाम ऑब्वियसली कुछ ऐसा ही होगा, कुछ अलग तो नहीं हो सकता। जिस पर ज़ियाओमी उसके सामने पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ही खोल देती है कि आपका नाम, मतलब आप कितनी एज के हो, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ से आए हो, आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। ज़ियाओमी के इतने सारे सवालों से बचने के लिए R9 कह देता है कि आपकी ना काफ़ी छोटी एज है, आप अभी ग्रो कर रहे हो, तो आपको ना 10 बजे से पहले सो जाना चाहिए। लेकिन गाइस जिसके दिमाग में इतने सारे सवाल हो वो भला कैसे सो सकता है। जिस पर ज़ियाओमी भी कहती है कि मैं इतनी आसानी से कैसे सो सकती हूँ। जिस पर R9 कहता है ऑब्वियसली अपना पावर ऑफ करके। जिस पर ज़ियाओमी कहती है कि मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मेरा कोई पावर ऑफ बटन नहीं है। जिस पर R9 अपने फ़ोन में शीप का एक मोड ऑन कर देता है, और जैसे हमने इंडिया में बच्चों को लोरी सुनाते हैं वैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज़ में शीप काउंट करते हैं सोने के लिए। आपने देखा होगा कि डोरेमोन में डोरेमोन भी नोबिता को शीप काउंट करवाता था ताकि उसे जल्दी से जल्दी नींद आ जाए, और इन सबसे ज़ियाओमी को भी काफ़ी जल्दी नींद आ जाती है। अगली सुबह जब ज़ियाओमी उठती है तो वो देखती है कि R9 सुबह भी शीप्स को काउंट करने में लगा हुआ था। और फिर जो ज़ियाओमी होती है वो R9 को उठाती है और कहती है कि मैंने ना तुम्हारे लिए एक नया नाम सोचा है, वो है मिमी। गाइस जैसे शीप्स करती है ना वो मैं, तो उससे इंस्पायर होकर ज़ियाओमी ने R9 का नाम मिमी रखा था। मिमी नाम R9 को भी काफ़ी अच्छा लगता है। फिर ज़ियाओमी नॉर्मल बच्चों की तरह तैयार होकर स्कूल जा रही होती है और मिमी भी उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। जैसे ज़ियाओमी स्कूल के अंदर होती है, मिमी बाहर उसका काफ़ी टाइम तक वेट करता है, और जैसे ही मतलब सभी बच्चों की छुट्टी होती है, स्कूल की छुट्टी होती है, तो वो मिमी ज़ियाओमी को बाकी अच्छे गार्जियंस की तरह रिसीव करने के लिए भी आ जाता है। उसे उसका बैग लेता है, उसे आइसक्रीम देता है, जैसे नॉर्मल गार्जियन करते हैं ना बिल्कुल वैसे ही। वो दोनों खुश होकर वापस घर आ रहे होते हैं, तभी ज़ियाओमी की नज़र एक शू शॉप पर पड़ती है जहाँ पर एक रेड कलर के काफ़ी सुंदर हाई हील्स रखे थे। और गाइस आपको तो पता है हम लड़कियों को हाई हील्स कितने पसंद होता है, तो वो भी मिमी को कहती है कि जब मैं अपनी मॉम की तरह बड़ी हो जाऊंगी तो मैं हाई हील्स पहनूंगी। और फिर जो मिमी होता है वो उन हाई हील्स की एक पिक्चर क्लिक कर लेता है हमेशा, मेमोरी में स्टोर करने के लिए। फिर दोनों वापस हंसी खुशी अपने घर आ रहे होते हैं, तभी जो मिमी का फ़ोन में एक नोटिफिकेशन होती है कि बारिश आने वाली है, तो मिमी जल्दी से अपना अम्ब्रेला खोल लेता है, जिसे देखकर ज़ियाओमी कहती है कि तुमने अम्ब्रेला क्यों खोल लिया, अभी तो बारिश हो भी नहीं रही है। जिस पर मिमी कहता है कि बारिश होने वाली है, और फिर काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है। जैसे ही मिमी का काउंटडाउन खत्म होता है तो बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे ज़ियाओमी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि यार इसका काउंटडाउन पूरा हो गया और बारिश भी स्टार्ट हो गई, कमाल है। और फिर वो दोनों वापस अपने घर जाने लगते हैं, तो
ज़ियाओमी कहती है कि मीमी तुम तो काफ़ी कमाल के बंदे हो यार, तुमने मतलब सब कुछ पता चल जाता है तुम्हें क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। और मीमी के लिए ज़ियाओमी को स्कूल छोड़ना, स्कूल से वापस लाना एक रेगुलर जॉब बन गया था और वो अपनी ड्यूटी काफ़ी अच्छे से भी कंप्लीट कर रहा था। ज़ियाओमी जब अगली बार उस शॉप पर उन रेड हील्स को देखने जाती है तो वो देखती है कि वो रेड हील किसी ने खरीद लिए थे और उनकी जगह पे दूसरे जूते थे, जिन्हें देखकर ज़ियाओमी को काफ़ी बुरा लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है और ज़ियाओमी को अपसेट देखकर हमारा जो मीमी है उसे भी काफ़ी बुरा लगता है, वो भी अपसेट होता है। फिर ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जो मीमी है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, वो अभी भी हैंडसम होता है और जो हमारी फीमेल लीड ज़ियाओमी है वो बड़ी हो चुकी होती है। लेकिन इतने सालों के बाद भी मीमी ज़ियाओमी का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखता है और वो दोनों अब भी काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे, उनकी दोस्ती में ज़रा भी मतलब डिफरेंस नहीं आया था। और फिर हमें दिखाया जाता है ज़ियाओमी मीमी दोनों सेल्फी ले रहे होते हैं, तभी ज़ियाओमी नोटिस करती है कि उससे ज़्यादा अच्छी सेल्फी तो मीमी की आती है और इस चीज़ से ना वो थोड़ी सी अपसेट सी हो जाती है और इसे देखकर मीमी को काफ़ी ज़्यादा मतलब हंसी आ जाती है कि यार ये भगवान कैसी लड़की है ये। और फिर मीमी ज़ियाओमी से उसका फ़ोन लेता है और कहता है कि तुम रुको, मैं तुम्हारी फ़ोटो क्लिक करता हूँ और मैं तुम्हारी वैसी पिक्चर लूँगा जैसा कि मैं तुम्हें देखता हूँ। जिस पर मीमी मतलब ज़ियाओमी भी तैयार हो जाती है और मीमी बन जाता है ज़ियाओमी का कैमरा और उसकी काफ़ी सारी पिक्चर क्लिक करता है। ज़ियाओमी पिक्चर क्लिक करवाते हुए काफ़ी क्यूट से क्लमजी जैसे पोजेस करती है और मीमी भी ज़ियाओमी की काफ़ी अच्छी फ़ोटो क्लिक करता है। जैसे ही मीमी ज़ियाओमी को उसकी पिक्चर्स दिखाता है तो वो थोड़ी देर के लिए तो खुश हो जाती है, लेकिन फिर बाद में कहती है ये सारी पिक्चर्स बिल्कुल वैसी है जैसा तुम मुझे देखते हो। मतलब फ़ोन में सारी पिक्चर्स सेम थोड़ा ना आती है, मतलब सभी पिक्चर्स अच्छी थोड़ी ना आती है। जिस पर मीमी भी हाँ कहता है। तो मीमी और ज़ियाओमी ये सारी बातें छोड़कर दोबारा अपना फ़ोटो सेशन सेल्फी लेना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर बाद ज़ियाओमी देखती है कि मीमी ब्लर हो रहा है, तो वो देखती है कि उसकी फ़ोन की जो बैटरी है वो डेड हो चुकी है। तो मीमी अपने आप को उसके फ़ोन को चार्जर में लगाता है। तो मीमी कहता है कि तुम इतना टेंशन मत लो, मैं सिर्फ 5 मिनट चार्ज होता हूँ और 2 घंटे चल सकता हूँ। जिस पर ज़ियाओमी कहती है कि हाँ, लेकिन आगे से ना तुम कभी भी मुझे इस तरीके से छोड़कर मत जाना और मतलब ऐसा दोबारा करने की सोचना भी मत। ज़ियाओमी की ये सारी बातें सुनकर मीमी को काफ़ी अच्छा लगता है और वो कहता है कि जब तक तुम मुझसे बोर नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हें छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाने वाला। फिर ज़ियाओमी और मीमी मिलकर थोड़े टाइम के लिए आराम से रेस्ट करते हैं। रात के टाइम में ज़ियाओमी पढ़ते पढ़ते ही अपने स्टडी टेबल पर सो जाती है। गाइस, पढ़ती वगैरह तो कुछ नहीं है, वो अपने बुक्स में शीप्स को ड्रॉ कर रही होती है। कुछ दिनों बाद ज़ियाओमी काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही होती है क्योंकि जो मीमी है वो अपग्रेड होने के लिए कंपनी में गया होता है, तो वो कैसे ना कैसे अपना दिल लगाने की कोशिश कर रही होती है। आफ्टर ऑल वो मीमी को इतना मिस तो करेगी, अगर हमारा फ़ोन चल जाए तो हम कितने बोर होते हैं। तभी ज़ियाओमी की मॉम वहाँ आती है और कहती है कि बेटा तुम ना कब से इतने पुराने फ़ोन के साथ हो, तुम्हें नया फ़ोन ले लेना चाहिए, तुम्हारे सभी दोस्तों के पास नए फ़ोन है तो तुम्हें भी एक ले लेना चाहिए। वाह, मॉम हो तो ऐसी। यहाँ पे हमारी मॉम है, चाहे फ़ोन को कुछ भी हो जाए लेकिन नए फ़ोन की तो बात ही नहीं करती। लेकिन जो ज़ियाओमी होती है वो साफ साफ मना कर देती है कि मैं अपने फ़ोन के लिए काफ़ी लॉयल हूँ। जिस पर ज़ियाओमी की मॉम कहती है बेटा वो सिर्फ एक फ़ोन है, उसके लिए क्या लॉयल होना। जिस पर ज़ियाओमी कहती है कि वो सिर्फ एक फ़ोन नहीं है, लेकिन फिर बाद में वो खुद ही कहती कि हाँ वो फ़ोन है लेकिन मुझे चाहिए नहीं और कुछ टाइम बाद तो वो अपग्रेड होकर आ जाएगा, तब तक मैं थोड़ा तो वेट कर ही सकती हूँ। कहीं ना कहीं ज़ियाओमी के दिल में मीमी के लिए फीलिंग्स डेवलप होना स्टार्ट हो चुकी थी, शायद वो मीमी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगी थी। दूसरी तरफ मीमी अपग्रेड होने के लिए कंपनी में होता है, लेकिन मीमी के बिना ज़ियाओमी की हालत कुछ ऐसे थी गाइस, जैसे जिए तो जिए कैसे बिन आपके लगता नहीं दिल, और मुझे आगे नहीं आता। फिर मीमी को फोटोज़ देखकर ज़ियाओमी कहती है कि मीमी मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ, तुम जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाओ। दूसरी तरफ जो मीमी होता है उसका पूरा अपग्रेड का काम कंप्लीट हो चुका होता है और उसे पूरी तरीके से होश आ जाता है, उसकी कोई भी मेमोरी डिलीट नहीं होती। जैसे ही वो कंपनी के बाहर निकलता है अपग्रेड होकर, तो वो देखता है कि उसे ज़ियाओमी का कॉल आता है और मतलब कॉल का मैसेज आता है और लिखा होता है कि मीमी मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ, तुम जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ। और ये सुनकर तो जो मीमी होता है उसे काफ़ी अच्छा लगता है और वह भागकर ज़ियाओमी के पास जाने के लिए चला जाता है। एक्चुअली मुझे लगता है कि मीमी के दिल में भी ज़ियाओमी के लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स डेवलप हो चुकी थी और यहीं पर हमारा पार्ट 1 खत्म होता है।